एक बार की बात है, ग्रीको रोमन एम्पायर में एक स्लेव था, एपिक्टेटस। एपिक्टेटस बड़े ही क्रूअल मास्टर के अंडर काम कर रहा था, बहुत ही क्रूअल। एंड इन दिस प्रोसेस वंस एपिक्टेटस वाज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। उसके मालिक ने क्या किया, उसका पैर लिया, एक टॉर्चर मशीन में फंसाया और उसे मरोड़ने लगा। एपिक्टेटस ने उसे बोला, देखो पैर टूट जाएगा, इट विल बी ब्रोकन। मास्टर बहुत क्रूअल था, मरोड़ता रहा और वो पैर टूट गया। जैसे ही पैर टूटा, एपिक्टेटस ने बोला, आई टोल्ड यू इट विल बी ब्रोकन, और उसी शांत भाव से उठा, अपना इलाज करा और चला गया। अब इस पूरी प्रोसेस में एपिक्टेटस के पास दो चॉइसेस थी, जैसे हम सबके पास होती हैं लाइफ में। एक चॉइस थी कि जब वो पैर मरोड़ रहा था मास्टर, वो रोता गाता चिल्लाता, खूब गालियां देता, परेशान होता, और जब टूट गया था पैर उसके बाद वो अपनी किस्मत को कोसता और ये सोचता कि क्या हो गया मेरे साथ, कैसे मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो गई। बहुत सारे रास्ते थे ऐसा करने के, लेकिन उसने क्या चूज़ किया? उसने चूज़ किया कि देखो, अब ऐसे मास्टर के अंडर में काम कर रहा हूँ तो ऐसा होना है, हो गया। एंड आफ्टर दैट ही started to move towards the resolution, finding the solution. And in this life it is very important. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते अपनी लाइफ में कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। लेकिन स्टोइसिज्म जो है कि फिलॉसफी है, ग्रीको रोमन फिलॉसफी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है और हमारी लाइफ के बड़े सारे सॉल्यूशंस देती है। ये हमें बताती है कि लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स में हम कैसे शांत और समझदारी से काम ले सकते हैं, शांति से और समझदारी से काम ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टोइसिज्म की फ़िलॉसफी को समझें तो बहुत सारे स्टोइक फिलोसोफर्स हुए हैं, सेनेका, एपिक्टेटस जिनकी आज हमने कहानी सुनी, मार्कस ऑरेलियस। इन सब से लाइफ लेसन्स हम बहुत सारे लेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे स्टोइसिज्म के हम बात करेंगे वो है व्हाट कैन वी चेंज एंड व्हाट वी कैन नॉट। इसके लिए एपिक्टेटस एक बात कहते हैं, देयर आर थिंग्स विच आर विद इन आवर पावर एंड देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर पावर। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बस में हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। समझदारी बस उन चीज़ों को पहचानने में है कि क्या हमारे बस में है और क्या हमारे बस में नहीं है। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं उन पे रोना गाना चिल्लाना परेशान होना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी परेशान हो वो नहीं बदलने वाली। आप कितना भी सोचिए कि किसी तरीके से ये बदल जाएं, नहीं बदलने वाली, क्योंकि वो आपके कंट्रोल के ही बाहर हैं। और उन पे रोने गाने के चक्कर में, उन पे परेशान होने के चक्कर में हम किस चीज़ को और इग्नोर कर देते हैं या किस पे काम नहीं कर पाते? उन चीज़ों पे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, उनका पॉलिटिकल सोशल स्टेटस क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम किस देश में पैदा होंगे, किस स्टेट में पैदा होंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा होंगे, किस सिस्टम में पैदा होंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे फिजिकल अपीयरेंस बहुत बार वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिपेंड्स ऑन आवर जीन्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लुक से डिससेटिस्फाइड हैं या अपने ही किसी फिजिकल फॉर्मिटी या डिफॉर्मिटी से परेशान हैं, लेकिन ये सारी ही चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से परेशान हैं, अपनी सिबलिंग से, रिलेटिव से, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये आपके कंट्रोल की बात है ही नहीं। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल। यू कैन नॉट कंट्रोल योर बर्थ, योर प्लेस ऑफ बर्थ एंड यू नो द कंट्री एंड रिलेटिव्स, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। यानी कि अब ये जो जितनी परेशानियाँ आपके जीवन में इन वजहों से आ रही हैं, उस पर रोना गाना चिल्लाने का फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अब हमें इन परेशानियों को डील कैसे करना है ये सोचना है, क्योंकि फेट इज़ फिक्स्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और
understanding of this topic is given by Marcus Aurelius. He gives a very important concept of amor fati. What is amor fati? It is the acceptance of fate, destiny. यहाँ पे मैं किसी सुपरस्टिशियस डेस्टिनी या किस्मत की बात वैसे नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हमारे आसपास, हमारी लाइफ में, वो एक तरीके से हमारी फेट या डेस्टिनी बन जाती है. सो मार्कस ऑरेलियस सेज कि ये जो हमारी फेट वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हमें एक्सेप्ट करके बेस्ट यूज़ करना है. बेस्ट यूज़ मतलब अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमेशा लड़ते रहेंगे. तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए, दिस इज़ व्हाट इज़, एंड देन स्टार्ट टू gradually improve your situation one by one bit by one bit. यानी कि इन सब के अंदर भी जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ कंपोनेंट है जो आप चेंज अपने लेवल पे कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको क्या कहा, यह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने कैसे रिएक्ट किया, यह आपके कंट्रोल में है. आपके रिलेटिव्स ने क्या ताना मारा, आपको क्या कह दिया, क्या डीमोटिवेशन दिया, आपको हैरेस किया, आपको सरकाज़म में बात करी, ये सब उन्होंने किया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन क्या आप उनके सरकाज़म से, हैरेसमेंट से दुखी होकर अपना रास्ता बदल गए, या फिर आपने वहीं पर अपने एटीट्यूड से समझा मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में मेरी मेहनत, मेरा पाथवे है. तो अगर आपने उस चीज़ पे काम करना जारी रखा जो आपके कंट्रोल में है, और उस चीज़ से दुखी नहीं हुए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ स्टोइसिज्म. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल रियलाइज लोग अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, या मेहनत करना नहीं चाहते, या उन्हें रास्ता नहीं पता. बहुत बार बहुत सारे लोग मेहनत वहाँ कर रहे हैं जहाँ उनके कंट्रोल में बातें हैं ही नहीं. यानी कि हम अपने पेरेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हस्बैंड को, वाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उन एस्पेक्ट्स पे परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, सोशल एस्पेक्ट्स पे, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. वहाँ काम करने की जगह क्यों ना हम वहाँ काम करें जो हमारे कंट्रोल में है. जैसे हम अपने पेरेंट्स को क्या रिएक्शन दे रहे हैं, हम रिलेटिव्स को क्या रिएक्शन दे रहे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं. आर वी गोइंग टू मेक अ करियर, हाउ, अगर हम उस पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट व्हाट वी कैन कंट्रोल एंड व्हाट वी कैन नॉट. क्योंकि हम सब कंट्रोल करने के चक्कर में जब जाते हैं तो क्या होता है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी क्षमता के बाहर हैं. तो उन पे नहीं ध्यान देना, उन पे कम ध्यान देना है, अपनी क्षमता की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है. एक और इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है. विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, मीनिंग ऑफ लाइफ. बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है. हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे विक्टर फ्रैंकल. उन्होंने अपनी किताब में एक बात कही है. उन्होंने कहा, हमारे साथ क्या होता है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस टू मेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस. यानी उन्हीं के साथ, विक्टर फ्रैंकल के साथ, बहुत सारे ऐसे हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स थे. जब वो इम्प्रिजन हुए, जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गए, तब वो इतना परेशान हो गए कि उनकी स्पिरिट ही टूट गई, उनकी आत्मा ही थक गई, परेशान हो गई. उन्होंने जीने के सब उम्मीद छोड़ दी. उन्होंने अपनी एक, जिसे कहना चाहिए ना, पूरी एग्जिस्टेंस ही खतरे में डाल दी. वो विक्टिम्स जो इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए कि बेजार हो गए ज़िंदगी से ही. और बहुत सारे इंस्टांसेस में वो या तो बीमारियों से मर गए, या फिर
उन्हें ही नाजियों ने जल्दी ही एक्सटर्मिनेट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नली चीज़ें हो रही थी वो उसको मन में बैठा लिया और उसी से अपने आप को जज करने लगे। उसी जगह पर विक्टर फ्रैंकल जैसे लोग भी थे और भी कुछ अच्छे, जिसे कहना चाहिए स्पिरिटेड, स्ट्रॉन्ग, हमारे स्टोइक अंडरस्टैंडिंग वाले विक्टिम्स थे। सिचुएशन उनके लिए भी सेम थी, बिल्कुल सेम, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये चॉइस करी कि हम अपने एटीट्यूड को नहीं डिग्रेड होने देंगे, हम अपनी आत्मशक्ति को कम नहीं होने देंगे, हम अपने जीने की इच्छा को कम नहीं होने देंगे। उस बुरी सिचुएशन में भी वो एक अच्छा एटीट्यूड लेके चलने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उनके हाथ में क्या था उस वक्त सिवाय अपना एटीट्यूड मेंटेन करने के। उन्होंने मेंटेन किया, वहाँ पर भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनाए, वहाँ पर भी अपनी स्पिरिट्स को हाई रखा कि एक दिन हम छूटेंगे, एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी, जिस दिन आज़ादी मिलेगी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और उस वक्त पे हमें ये ध्यान रखना है, क्या हमसे बुरी सिचुएशन में भी लोग थे और तो निकल गए? जब विक्टर फ्रैंकल एक कंसंट्रेशन कैंप से बच के बाहर आ सकते हैं, अपना एटीट्यूड उस वक्त भी चूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैंप, आप समझ रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर की हद। उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अपना एटीट्यूड चूज कर सकता है, तो आप और मैं, क्या हमारी कंडीशंस इतनी खराब है? क्या हमारे जो फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, क्या वो इतने ख़राब हैं कि हम उन परेशान स्थितियों में अपना एटीट्यूड नहीं चूज़ कर सकते? क्या आपका एग्ज़ाम में फ़ेल होना इतनी बड़ी बात है कि आप उस वक्त अपना एटीट्यूड चूज़ नहीं कर सकते? या क्या आपके पेरेंट्स से मनमुटाव होना इतना बड़ा बात है, इतनी बड़ी बात हो गई कि आप अपना एटीट्यूड या अपना स्पिरिट हाई नहीं रख सकते? यानी कि हमें ये बात समझनी होगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो हम चूज़ कर सकते हैं, और उसकी ताकत ईश्वर ने, प्रकृति ने, समय ने हमें ही दी है। चूजिंग द एटीट्यूड ऑफ आवर ओन सेल्फ। हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सेम कंडीशन, दोनों बच्चे फेल हुए, एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, अब मैं क्या करूं लाइफ के अंदर, और वहीं उसने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लिया और उस डिप्रेशन के शिकार होने से पूरी लाइफ तबाह हो गई। वहीं पे एक और बच्चा, सेम कंडीशन, फाइनेंशियल, पेरेंट्स, एवरीथिंग सेम, वो भी फेल हुआ। उसने सोचा फेलियर है, ठीक है, दुख तो उसे भी है, लेकिन उसने कहा चलो आगे कोशिश करेंगे, अभी का जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी की जो नॉलेज है उसे यूज़ करके आगे एक ज़िंदगी बनाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल देखिए, APJ अब्दुल कलाम सर, वो पायलट बनना चाहते थे, आपको पता है, पायलट बनना चाहते थे। MIT से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी हासिल करी और पायलट का टेस्ट भी दिया इंडियन एयरफोर्स में। उनका बचपन का सपना था पायलट बनने का, लेकिन रिजेक्ट हो गए एग्जामिनेशन में। बहुत दुख हुआ, क्योंकि सपना, और उसमें से भी बचपन का सपना टूटना सबके लिए बहुत टॉर्चरस और दुख वाली बात होती है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ये नहीं बोला कि अरे मैं तो मछुआरे का बेटा हूँ, मेरा उन्होंने इस वजह से रिजेक्ट कर दिया मुझे, या उस वजह से रिजेक्ट कर दिया, या मेरे पास अगर ये बेहतर होता तो मैं ये कर लेता। उन्होंने ये सब बहाने नहीं करे। उन्होंने सिंपल सोचा ठीक है, इसमें नहीं हुआ, बट मेरे को एरोनॉटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं उसी फील्ड के अंदर रिसर्च में काम करूँगा। वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए DRDO में आ गए, और उसके बाद की कहानी तो हमें पता है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द टैग। एयरफोर्स के पायलट तो बहुत रहे होंगे जिनके नाम भी हम शायद नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन कौन पायलट्स थे, लेकिन आज हमें पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। वो प्रेसिडेंट बने। यानी कि फेलियर में भी हमारा एटीट्यूड बहुत कुछ डिफाइन कर देता है। Therefore, understanding stoicism is all about recognizing two things:
सिंपल, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई द मैसेज। स्टोइसिज्म का पहला लेसन है टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन कंट्रोल, व्हाट वी कैन नॉट। आपके साथ कोई भी स्थिति है, उसे कंट्रोल और नॉन कंट्रोल की कैटेगरी में आप देखिए। इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल, then do not be sad, do not be irritated with it, do not be worried about it. You cannot change it. It is there. And if you know it cannot be changed, you try to, अगर आप उसे avoid कर सकते हैं avoid करें, उसे modify कर सकते हैं modify करें, अगर possible है तो, और नहीं कर सकते तो उसे accept करके चलने दें जैसा चल रहा है। आप उस चीज़ पे काम करें जो आप चेंज कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका हार्डवर्क, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी साइकोलॉजी, उस पर काम कीजिए। बिकॉज द इवेंट्स कैन बी मेनी, वट एवर हैपन्स टू यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, द सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बट वट कैन बी कंट्रोल्ड? योर ओन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स दैट थिंग। आपका रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, और किसके द्वारा? आप ही के द्वारा। So focus there. Stoicism lesson number 1. For future lessons, we'll continue.